नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सकता हम लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले संविधान के बारे में। ठीक है, मूल टॉपिक संविधान। ठीक, यानी कि संविधान क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर क्लास चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। संविधान किसी देश को चलाने के नियमों और सिद्धांतों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। ठीक, संविधान किसी देश को चलाने के लिए नियमों सिद्धांतों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। इसमें सरकार की शक्तियाँ, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तथा शासन की व्यवस्था बताई जाती है। ठीक है, यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान कब बना। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान आखिरकार कब बना। तो संविधान सभा की पहली बैठक, यानी कि जब संविधान को बनाने का निर्णय लिया गया तो पहले एक संविधान सभा बनाई गई। ठीक है, देख सकते हैं, जो 9 दिसंबर 1940 को इसकी प्रथम बैठक हुई। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष उस समय बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और संविधान सभा अपनाया गया, यानी कि संविधान सभा कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हो, 26 जनवरी 1950 को। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, चलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आप 26 नवंबर बता सकते हैं, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ठीक, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया, और इसमें जो समय लगा संविधान को बनाने में, ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है संविधान सभा। अब बात करते हैं संविधान सभा, जो अभी मैंने चर्चा की। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुआ था। ठीक है, यानी कि एक कैबिनेट मिशन योजना आई, उसी के आधार पर 1946 पर संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप चुने गए, और जो इसके सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। ठीक है, वह संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से विभाजन के बाद 299 सदस्य भारत के लिए रहे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और प्रारूप समिति के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और संविधान सभा का कार्यकाल, यानी वही जो कितना समय लगा, संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारत के लिए एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम लोग बात करेंगे मूल संविधान में क्या था, यानी संविधान में क्या था। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब इसमें निम्नलिखित थे। क्या निम्नलिखित था उसे भी देख लेते हैं। 395 अनुच्छेद, 12 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है। समय के साथ इसमें कई संशोधन हुए और अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ की संख्या बढ़ गई। ठीक है, अनुच्छेद भी बढ़ गए और अनुसूचियाँ भी बढ़ गई। महत्वपूर्ण मूल संविधान आज के संविधान की नींव है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा, अगर आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन है तो भारतीय संविधान बताइए। ठीक है, लिखित संविधान है। पांचवा जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब इसकी विशेषता भी जान लेते हैं। इसकी विशेषता कौन कौन सी है ये जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। लिखित और विस्तृत है, संघात्मक व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र की व्यवस्था करता है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाता है, स्वतंत्रता न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, यानी कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये सब कहाँ है संविधान में। मौलिक अधिकार देता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देता है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताता है, भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यह संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित एक आदर्श समाज की स्थापना करता है। ठीक है, इसके बाद 6वां है मूल संविधान की प्रस्तावना। अब संविधान की प्रस्तावना क्या है उसे देख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही जाती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही जाती है। इसमें भारत के स्वरूप और संविधान के प्रमुख उद्देश्य उल्लेख हैं। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब शब्द आपको देखने को मिलेगा प्रस्तावना के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ठीक है, अब यहाँ प्रस्तावना भी है। भारत की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये है प्रस्तावना। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या होता है इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकारों के वर्णन है। पहला समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। जो तीसरा है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। और जो चौथा है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। ये अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है। ठीक है,
मौलिक कर्तव्य भाग 4A में अनुच्छेद 51A में दिए गए प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह इन कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है। नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य जो इस प्रकार हैं। पहला हो गया संविधान का पालन करना और उसके आदर्शी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है। और दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक कर्तव्य है जो देश के प्रति जिम्मेदारी दर्शाते हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के वे नैतिक कर्तव्य हैं जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी दर्शाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है मौलिक कर्तव्य? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। चौथा है देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व के भावना का निर्माण करना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। और छठवां है हमारी सामूहिक सांस्कृतिक विरासत का महत्व जानना और उसका संरक्षण करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। नौवां जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। दसवां है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों उत्कर्ष प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करना जिससे राष्ट्र निरंतर उन्नति की ओर बढ़े। 11वां जो लास्ट है वो है यदि अभिभावक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों या प्रतिपालित शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है। ये कर्तव्य हमें एक जिम्मेदार, अनुशासित और जागरूक नागरिक बनाते हैं और राष्ट्र के प्रति योगदान करने की प्रेरणा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। ठीक, इसे भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ और उद्देश्य। ये तत्व संविधान के उस भाग में दिए गए जो राज्य को निर्देश देते हैं कि वे देश के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक। ठीक है। तो चलिए इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये सिद्धांत न्याय में लागू नहीं किए जा सकते लेकिन शासन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों के कल्याण के लिए उचित नीतियाँ बनाना है। ये राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से संबंधित है। राज्य को इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाने और नीतियाँ बनाने का निर्देश देते हैं। ठीक है। मुख्य नीति निर्देशक तत्व के उदाहरण भी दे लिखते हैं हम लोग। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सभी नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। ये अनुच्छेद 39A में है। पर्याप्त आजीविका। सभी नागरिकों को पर्याप्त रोजगार और आजीविका के साधन मिले। अनुच्छेद 39 में है। पुरुष और महिला को समान वेतन। समान कार्य के लिए पुरुष
के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन दिया जाए, अनुच्छेद 39D में है। बच्चों का शोषण, बालाश्रम पर रोक। बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की रक्षा हो तथा बालश्रम पर रोक लगाई जाए, अनुच्छेद 39EF में दिया गया है। स्वास्थ्य और जनहित। जन स्वास्थ्य में सुधार, नशे मुक्ति, पोषण स्तर पर सुधार राज्य के कर्तव्य है, अनुच्छेद 47 में। शिक्षा, 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 45 में। ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ देना, अनुच्छेद 40 में। पर्यावरण संरक्षण, वन, पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A में। ये सिद्धांत भारत को एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। 10वां, संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो विश्व के सबसे बेहतरीन और अनूठे संविधान में से एक बनाती है। पहला क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कौन है? तो है भारतीय संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा, संघात्मक व्यवस्था। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, केंद्र में और राज्य में भी शक्तियों का विभाजन है। ये है संविधान की विशेषता। सर्वोच्च विधि। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, सभी कानून इसी के अधीन है। मौलिक अधिकार। चौथा है मौलिक अधिकार। नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। ठीक है, उसके बाद है लोकतांत्रिक शासन। भारत में सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की है। ठीक है। छठवां, नागरिकों के कर्तव्य। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। सातवां है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को स्वतंत्र निष्पक्ष रखा गया है। ठीक है। आठवां है परिवर्तनशीलता। संविधान में समय समय पर संशोधन की व्यवस्था है, जिससे यह लचीला बना रहता है। हमारा संविधान न केवल हमें अधिकार देता है बल्कि हमें कर्तव्य बोध भी कराता है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसे भी याद रखना है। इसके बाद में भारतीय संविधान हमारे देश की एकता, अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की गारंटी देता है। इसके बाद में शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद कितने में? 21A में। मुख्य प्रावधान। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान। राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करें। इस अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाया गया। वह कौन सा कानून था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, यानी कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए बस। और बच्चों को शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न और बाल श्रम से बचाना। ठीक है। विद्यालयों में उचित ढांचा, शिक्षक, पुस्तकें और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। एक कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जो है शिक्षा वह शस्त्र है जिससे हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। ये इन्होंने लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है। इसका महत्व भी जान लेते हैं। यह अधिकार हर बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव है। यह समाज में समानता, प्रगति और जागरूकता लाता है।
यह देश के विकास और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। शिक्षित बच्चा सशक्त समाज और समृद्ध भारत की पहचान है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।